हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तब अपन आ गए अपनी लास्ट वीडियो ऑफ जनरल बैक्टीरियोलॉजी की, पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, पैथोजेनेसिस वर्ड से आप क्या समझते हो? पैथोजेनेसिस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब टू प्रोड्यूस डिजीज़। ठीक है, कि वो कैसे डिजीज़ अपने अंदर करेगा। डिजीज़ का मतलब क्या है? सीधा टिश्यू इंजरी, कोई भी टिश्यू इंजरी होगी अपने सेलुलर लेवल पे, तो वो कैसे होगी। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब टू प्रोड्यूस अ डिजीज, ये होती है आपकी पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब एक टर्म और होता है पैथोजेनेसिस। ठीक है, अपन ने बहुत जगह विरुलेंस पढ़ा था, एक जगह है ना, बहुत जगह अपन ने विरुलेंस वर्ड का यूज़ किया। तो आप समझते हो पैथोजेनेसिस और विरुलेंस एक ही चीज़ है। ठीक है, आज के बाद ये नहीं समझोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पैथोजेनेसिस और विरुलेंस। विरुलेंस भी एक तरह से पैथोजेनिसिटी है। पैथोजेनिसिटी तो ये होती है जो अपन ने डिफाइन करी। पैथोजेनिसिटी जो होती है कोई भी माइक्रोब की, वो होती है कि एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब टू प्रोड्यूस अ डिजीज़। ठीक है, पैथोजेनिसिटी। अब अगर अपन विरुलेंस की बात करें तो ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, रिलेटिव टर्म है, मतलब इसको अपन रिलेटिव डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिस कह सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिस इसका मतलब ये होता है विरुलेंस का, अगर सिंपल सी बात करें तो विरुलेंस का मतलब होता है, ये अपन को बताती है एक तरह से, जैसे अगर क्या बात करें अपन, जैसे कि इट में वेराई बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सेम बैक्टीरिया। ठीक है, कोई एक ही बैक्टीरिया है। ठीक है, इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स है। ठीक है, स्ट्रेन जैसे भी अपन बहुत सारी स्ट्रेन आगे पढ़ेंगे, जैसे है ना, ई कोलाई है तो ई कोलाई की स्ट्रेन होती है ओ एच, वो सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है कि कोई भी मतलब कुछ स्ट्रेन्स तो मान लो कि कोई भी बैक्टीरिया, उसकी सम स्ट्रेन्स तो होती है, वो हाईली विरुलेंट होती है, हाईली विरुलेंट। कुछ स्ट्रेन्स होती है वो लेस विरुलेंट होती है, और कुछ स्ट्रेन्स होती है जो ए विरुलेंट भी होती है। ए विरुलेंट मतलब इसमें विरुलेंस ही नहीं है कुछ। ए विरुलेंट वाली जो है वो अपन यूज़ भी लेते हैं किसमें? वैक्सीनेशन में। आपने सुना होगा। ठीक है, ए विरुलेंट अपन ने नाम सुना होगा, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। ठीक है, बीसीजी जो देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो क्या है? लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। तो वो क्या है? अटेनुएशन। अटेनुएशन इस वर्ड का मतलब क्या? लाइव अटेनुएशन मतलब इसकी विरुलेंस बिल्कुल अपन ने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, विरुलेंस को अपन ने ज़ीरो कर दिया ताकि ये डिजीज़ नहीं कर पाए। बट इसके अंदर जो बैक्टीरिया का एंटीजन है, तो इट रिमेन्स एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी है इसमें, बट विरुलेंस जीरो कर दिए जो ए विरुलेंट। तो विरुलेंस वही है। विरुलेंस एक और ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड है पैथोजेनिसिटी की जगह, टू डिस्क्राइब द रिलेटिव डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिस। ठीक है, कि कितना डिग्री में कितना टिश्यू डैमेज होगा, विच में वेराई बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स में वेराई कर सकती है ऑफ सेम बैक्टीरिया। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ विरुलेंस फैक्टर्स। तो इसके अंदर विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो कोई स्ट्रेन कितने विरुलेंस फैक्टर एक्सप्रेस करती है। मान लो कोई स्ट्रेन है जो बहुत सारे विरुलेंस फैक्टर एक्सप्रेस कर रही है, तो वो हाईली विरुलेंट है। कुछ थोड़े बहुत ही कर रही है तो वो लेस विरुलेंट है, और जिसमें बिल्कुल भी विरुलेंस फैक्टर्स नहीं है वो क्या है? ए विरुलेंट है। ठीक है, तो ए विरुलेंट अपन किस में यूज़ लेते हैं? अपनी वैक्सीनेशन के अंदर, जैसे कि अपन ने लाइव एटेनुएशन बताया। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक बात और तो होती है कि ये विरुलेंस जो होती है ये वेरिएशन भी शो कर सकती है। तो इसके अंदर दो टर्म्स याद रखना आप, एक तो होता है एग्जाल्टेशन। एग्जाल्टेशन, ठीक है, एग्जाल्टेशन का क्या मतलब है? और दूसरा टर्म होता है अटेनुएशन। ठीक है, तो अटेनुएशन का वर्ड का मतलब तो आपको समझ आ गया, एक होता है एग्जाल्टेशन। एग्जाल्टेशन का कुछ नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है। एग्जाल्टेशन का मतलब है एनहेंसमेंट ऑफ विरुलेंस। एनहेंसमेंट पूरा ही लिख लेते हैं, एनहेंसमेंट ऑफ विरुलेंस। तो विरुलेंस इसमें इंक्रीज हो गई है। ठीक है, बैक्टीरिया की। ये कैसे हुई है? कैसे भी हो सकती है बाय, जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल अपन बात करें तो बाय सीरियल पासेज। कोई भी बैक्टीरिया था विरुलेंट बैक्टीरिया, उसको सीरियल पासेज करा इनटू ससेप्टिबल होस्ट के अंदर, तो इसकी विरुलेंस बढ़ती चली गई, तो उसको बोलते हैं एग्जाल्टेशन। नाम से समझ आ रहा है ना, इंग्लिश वर्ड है। जैसे अपन नहीं बोलते कि इसके सिम्टम्स एग्जासर्बेशन हो गए, बोलते हैं ना वो वैसे ये एग्जाल्टेशन। और अटेनुएशन का मतलब है रिडक्शन ऑफ विरुलेंस। ठीक है, इसमें विरुलेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दी गई है, और यही अपन किस में प्रॉपर्टी यूज़ ले रहे हैं? वैक्सीन्स के अंदर। ठीक है, अपन आगे टॉक्सिन्स और वो सब भी पढ़ेंगे कि टॉक्सिन्स को कैसे टॉक्सॉइड बनाते हैं और वैक्सीन में यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अटेनुएशन और वो था एग्जाल्टेशन। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं ये दो टर्म्स में अपन को डिफरेंस हो गया। ठीक है, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं पैथोजेनेसिस और विरुलेंस के बीच में डिफरेंस, तो वो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं पैथोजेनेसिस मतलब कैसे बैक्टीरिया अपनी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मान लो ये बैक्टीरिया है बी। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेगा? सबसे पहले तो अपने अंदर डिजीज़ करने के लिए, और ये अपन है। ठीक है,
ये आप कोई भी अपन है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ये अपन है कार्टून एक तरह से, ठीक है। तो ये पैथोजेनेसिस अपन को पढ़नी है। तो किस तरह से पढ़ेंगे अपन, एक ओरिएंटेशन ले लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया है, इसको अपने अंदर डिजीज़ करने के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर आना पड़ेगा। तो ये किस मोड से आएगा उसको बोलते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। कि कैसे आएगा, ड्रॉपलेट मोड से आएगा, या अपन इसको इंजेस्ट करेंगे, या सेक्सुअल रूट से आएगा, कॉन्टैक्ट रूट से आएगा, वेक्टर बॉर्न है, वो सारे रूट्स पढ़ेंगे। अब अपन ने जैसे तैसे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्वायर करके अपने अंदर ये आ गया, ठीक है। अब आने के लिए इसको चाहिए होती है इन्फेक्टिव डोज। अब इन्फेक्टिव डोज का मतलब अपन समझेंगे। इन्फेक्टिव डोज कुछ नहीं है, मिनिमम कितने बैक्टीरिया आने चाहिए जो कि अपने अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इनिशिएट कर देवे। अपन आगे अच्छे से इसकी डिफाइन करेंगे। तो मिनिमम कितने चाहिए, अगर उतने आने चाहिए थे उतने ही अपने आ गए अंदर, तो ये बैक्टीरिया अपने अंदर आ गया, ठीक है। तो इन्फेक्शन इनिशिएट हो गया। अब अपनी बॉडी के अंदर मान लो, इसका मैं एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आगे ले रहा हूँ। तो ये कोई भी सेल है बॉडी के अंदर, तो इस सेल के ऊपर अधेर करेगा आके वो। तो इसके बाद क्या होगा, एडेशन होगा, ठीक है। एडेशन कर दिया सेल के ऊपर इसने, ठीक है। अब एडेशन के बाद क्या होगा, इसका इन्वेजन होगा, मतलब ये सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये सेल है, इसके अंदर एंटर कर गया बैक्टीरिया, ठीक है। इन्वेजन हो गया। अब इन्वेजन के बाद अपने बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म होता है कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन आता है, फॉरेन बॉडी आती है, तो अपने जो मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, वो उसको इंजेस्ट करते हैं और उसको मार देते हैं, जो इम्यूनिटी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब ये अंदर आ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल। ये सर्वाइव करेगा जब भी तो इन्फेक्शन करेगा ना। तो इंट्रासेलुलर सर्वाइवल कैसे करते हैं बैक्टीरिया, वो देखेंगे। और इंट्रासेलुलर सर्वाइवल में भी अगर ये सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, तो सर्वाइवल के बाद ये बैक्टीरिया फिर इसके सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा, ठीक है। और टॉक्सिन्स से फिर अपनी बॉडी पे जो इफेक्ट आएगा, और या फिर सिंपल फॉर्म में कहे तो डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल ब्रीफ फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक बनाया अपन ने कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो समझ गए ना आप, बैक्टीरिया है, किसी भी मोड को एक्वायर करके वो अपनी बॉडी में आया, एक मिनिमम इन्फेक्टिव डोज उसको चाहिए, उतनी अगर है तो अपनी बॉडी में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन इनिशिएट हो जाएगा। अगर कम है तो वो नहीं होगा, ठीक है। वो भी अपन अभी आगे बात करेंगे। फिर वो कोई भी जहाँ पे भी, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट निमोनिया का इन्फेक्शन है तो लंग्स के सेल पे जाके एक्ट करेगा। जीआईटी का है तो लीवर पे एक्ट करेगा, या जीआईटी डायरिया, कोलन वोलन सब पे, जो जिस पे भी, मतलब वो तो अगर अपन आगे पढ़ेंगे ही है ना, वो अपन सब पढ़ेंगे। एक ब्रीफ आइडिया है कि ये सेल के अंदर अडेयर करेगा, अडेयर के बाद सेल के अंदर घुस जाएगा, इन्वेड करेगा, इन्वेड करने के बाद उसको बचने के लिए इंट्रासेलुलर सर्वाइवल खुद के मैकेनिज्म्स करेगा, उसके बाद टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा सब फाइनली, और जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं इसके अंदर, जो है आपका रूट या मोड ऑफ ट्रांसमिशन या रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सबको पता है कि वही जो रूट है, ये तो बेसिक सी बात है, रूट की बात नहीं है, बट बहुत क्रूशियल रोल है ये, ठीक है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो स्ट्रेप्टोकोकस वो क्या कर सकते हैं, दे कैन इनिशिएट इन्फेक्शन वॉट एवर द रूट, है ना। मतलब कोई भी रूट से अगर आप इसको इंजेस्ट करो तो जीआईटी में भी इन्फेक्शन कर लेगा, कांटेक्ट से स्किन में भी इन्फेक्शन कर लेगा, इनहेल करो तो रेस्पिरेटरी में भी, निमोनिया भी करता ही है। तो कोई भी रूट हो ये इन्फेक्शन कर लेगा। तो ये तो स्ट्रेप्टो हो गया। बाकी जो मेजर बैक्टीरिया होते हैं वो ऑप्टिमल रूट से ही आते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल रूट से ही आते हैं और फिर ही अपना इन्फेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि विब्रियो कॉलेरा है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा क्या करवाता है, सबको पता है, कॉलेरा करवाता है डायरिया, लूज स्टूल्स, राइस वाटरी स्टूल्स, ठीक है। तो ये डायरिया करवाता है, तो इसको कहाँ से आना पड़ेगा, ओरली, ठीक है। तो ओरल अगर आप इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये आता है, ठीक है। तो ओरल आया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने इसको इंजेक्ट कर दिया विब्रियो को लेके और सबक्यूटेनियस रूट में इंजेक्ट किया तो नो इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका रूट ही नहीं है वो। तो रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस मैंने रूट को देने के लिए बताई थी, ठीक है, कि रूट इंपॉर्टेंट है। सबक्यूटेनियस रूट से आया तो कुछ नहीं होना जाना इसका, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब अपन देख लेते हैं ट्रांसमिशन का। तो आपने सबने नीट से ही पढ़ते आ रहे हो और सबको पता है कि बेसिक वहाँ से आ रहा तो वही होगा। तो ट्रांसमिशन और डिजीज़ की अगर अपन बात कर ले तो बेसिक थोड़ी बहुत नाम याद कर लेते हैं। वैसे अपन सारी डिजीज़ पढ़ेंगे जब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपन बात करें अगर जैसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ठीक है, कफिंग स्नीजिंग ड्रॉपलेट, और एक होता है एरोसोल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल वाली यूनिट में। तो ड्रॉपलेट के जैसे जो भी आपके हो गए, मेनिंगोकोकस हो गया, ठीक है, उसके अलावा डिप्थेरिया हो गया, ठीक है, और निमोनिया वाला न्यूमोकोकस हो गया, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया। ये दोनों एक ही होते हैं ना, न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एरोसोल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टीबी याद रखना है। इंजेक्शन की बात करें कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से तो सारे डायरिया वाले आ जाएंगे। एक तो आपके एस सिस्टर्स आ जाएगी। एस का पता है ना, मैंने आपको बताया था कल्चर में भी, साल्मोनेला और शिगेला, ठीक है।
उसके अलावा डायरिया वाले इकोलाई डायरियाजेनिक इकोलाई आ जाएंगे, ठीक है। एजेंट्स आ जाएंगे फूड पॉइजनिंग के, ठीक है। तो वो अपन जीआईटी वाली यूनिट में सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो आ रहा है तो कौन कौन से होते हैं, गोनोकोकस, निजेरिया, गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया जो होता है। उसके अलावा ट्रिपोनेमा पैलिडम सिफिलिस वाला, ठीक है। उसके अलावा क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस। तो ये सब अपन जो जो यूनिट पढ़ेंगे उनमें आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एक बेसिक है। वेक्टर बॉन्ड की बात करें तो वेक्टर वाले होते हैं आपके रिकेट्सिया, रिकेट्सिया और आपका एक होता है बोरेलिया, ठीक है। उसके अलावा और बात करें वर्टिकल वाली बात करें, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, मदर टू चाइल्ड, एमटीसी का मतलब मदर टू चाइल्ड, वर्टिकल। तो उसमें आप टॉर्च पढ़ते हो, ठीक है। बट अभी अपन बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया आता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो ये सारे हो गए आपके ट्रांसमिशन के रूट्स, ठीक है। तो किसी भी तरह से ट्रांसमिशन करके बैक्टीरिया आ गया है आपके अंदर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अपना इन्फेक्टिव डोज, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इन्फेक्टिव डोज। इन्फेक्टिव डोज का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। इन्फेक्टिव डोज कुछ नहीं है, मिनिमम इनोक्यूलम साइज, मिनिमम बैक्टीरिया कितने चाहिए, मतलब सिंपल सी यही बात है कि मिनिमम इनोक्यूलम साइज दैट इज़ कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग एन इन्फेक्शन, ठीक है। कि मिनिमम कितने बैक्टीरिया आने चाहिए अपनी बॉडी के अंदर जिससे इन्फेक्शन इनिशिएट हो सके, ठीक है। तो इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, एक तो जिनकी लो इन्फेक्टिव डोज होती है और एक जिनकी हाई इन्फेक्टिव डोज होती है। लो इन्फेक्टिव डोज की अगर अपन बात करें तो आप याद रखना, एक तो शिगेला जो कि एज लो एज बहुत ज़्यादा कम होती है इसकी, अगर 10 बेसिलाई भी आ गए तो इन्फेक्शन हो जाएगा, शिगेला। और एक होता है आपका इकोलाई, नहीं याद रखना आपको, इकोलाई O157H7, ये स्ट्रेन बहुत स्पेशल है, अपन इकोलाई में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी भी बहुत लो होती है, लेस देन 10 बेसिलाई भी आ गए तो भी इन्फेक्शन इनिशिएट हो जाएगा। अब हाई इन्फेक्टिव डोज किसकी होती है, नॉर्मल जो बाकी के इकोलाई है उनकी अराउंड 10⁶ to 10⁸ बेसिलाई आएंगे तो ही इन्फेक्शन होगा। उसके अलावा विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा की भी अगर अपन बात करें तो इतने ही होते हैं, 10⁶ to 10⁸ बेसिलाई आएंगे तो इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो इनकी हाई इन्फेक्टिव डोज होती है। अब ये इन्फेक्टिव डोज ऐसे भी बात कर सकते हैं अपन कि कोई भी हाईली विरुलेंट बैक्टीरिया है तो ये डिपेंड करती है कि अगर विरुलेंस ज़्यादा है किसी बैक्टीरिया की तो उसकी इन्फेक्टिव डोज कम होगी, कि कोई इतना ज़्यादा विरुलेंस फैक्टर है उसके पास, ज़्यादा विरुलेंट है तो वो वैसे ही रेजिस्ट करेगा इन सबको, और अगर लो इन्फेक्टिव डोज होगी तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। और किस पे डिपेंड कर सकती है, अपनी इम्यूनिटी, ठीक है। अगर अपनी इम्यूनिटी लो हुई तो बहुत कम इन्फेक्टिव डोज वाले भी अपने ऊपर हावी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे डिपेंड करती है वो है आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक एसिडिटी। गैस्ट्रिक एसिडिटी का क्या मतलब है कि आपके अंदर एसिड, जैसे शिगेला है, इसका लो इन्फेक्टिव डोज क्यों है, क्योंकि ये सर्वाइव करता है अपने स्टमक के अंदर। अपने स्टमक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच उसका कितना है, 2 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसके अंदर ये सर्वाइव करता है, इसीलिए इसकी लो इन्फेक्टिव डोज है, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट अपन विब्रियो पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा कि ये तो एल्केलाइन मीडियम से प्यार करता है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली एसिड लेबाइल है, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये मान लो कि 10⁶ नहीं आए, अगर मान लो कि 10�3 भी आए तो ये तो सारे किस में ही मर जाएंगे, स्टमक में ही एसिड से ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए इतने बैक्टीरिया आएंगे जब भी जाके हो सकता है, इसीलिए इसकी हाई इन्फेक्टिव डोज है, ठीक है। समझ आ गया। तो ये आपका हो गया इन्फेक्टिव डोज। अब इन्फेक्टिव डोज भी ठीक है सेट हो गई, बैक्टीरिया अंदर तक पहुंच गए, इन्फेक्टिव डोज भी सही आई है, तो आपको जहाँ बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करना था वहाँ पहुँच गए, तो अब क्या करेगा, वो सेल से अडेयर करेगा। अडेशन का वही मतलब है कि बॉडी सरफेस से जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये इनिशियल इवेंट होता है पैथोजेनेसिस में। अभी तक तो एक तरह से यूँ ही था, बाहर का एरिया था, अब अपन सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर आ गया और वो अडेयर कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एडेसिन्स प्रोटीन्स होते हैं, और ये एडेशन जरूरी क्यों इसलिए भी है क्योंकि इट प्रिवेंट बैक्टीरिया, मार्कर गलत आ गया क्या, इट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम फ्लश्ड अवे, ठीक है, इन सिक्रीशंस, कि अपनी बॉडी के अंदर सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर फ्लश होकर ये एक्सक्रीट भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एडेशन जरूरी है कि अगर वो सेल से अधेर होगा तो वो फ्लश आउट नहीं होगा, ठीक है। तो एडेशन के लिए अपन ने नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था कि फिम्ब्रिया और पिलाई जो होते हैं वो ऑर्गन ऑफ एडेशन है, तो बैक्टीरिया की जो फिम्ब्रिया और पिलाई है उससे जाके अधेर करेंगे। उसके अलावा कुछ नॉन फिम्ब्रियल या नॉन पाइलस एडेसिन्स भी होते हैं, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स भी होते हैं जो अडेयर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एम प्रोटीन। ये एम प्रोटीन बहुत ज़्यादा नटोरियस है, इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे जब अपन पढ़ेंगे र्यूमेटिक फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स,
ठीक है। एम प्रोटीन होता है, वो भी एडेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा अपन ने जनरल में ये भी बात करी थी कि लाइपोटिकोइक एसिड किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में होता है क्या टिकोइक एसिड, नहीं होता, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ये हो सकता है। और कैसे अडेयर कर सकते हैं, तो एक अपन ने बात करी थी बायोफिल्म फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ बायोफिल्म डिस्कस करी थी, यहाँ अपन नहीं करेंगे। बायोफिल्म की सिंपल सी बात है ना, वो कैथेटर, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स या वाल्व्स पे जाके अटैच हो जाते हैं। उनका जो स्लाइम लेयर होता है वो खुद सेल्फ प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रामलिक पॉलीमरिक सब्सटेंस, जैसे ये स्लाइम लेयर है, ये स्लाइम लेयर है, ये स्लाइम लेयर है। तो बैक्टीरिया ने एक ऐसी फिल्म बना ली है, सारे अडेयर हो गए आपस में, और ऐसी ये प्लास्टिक सरफेस था, नीचे कोई भी कैथेटर था या वाल्व था प्रोस्थेटिक वाली, या उसके ऊपर अडेयर हो गए, ये बायोफिल्म बना ली थी, ठीक है। वो अपन ने वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये अडेयर भी हो गए, ठीक है। अब अडेयर होने के बाद क्या होगा, इन्वेजन हो जाएगा, ठीक है। इन्वेजन, इन्वेजन मतलब सेल के अंदर एंट्री कर ली अब इसने, ठीक है। तो इन्वेजन का क्या मतलब है, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इन होस्ट सेल्स, ठीक है। और फिर वहाँ से वो स्प्रेड करते जा रहे टू डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है। तो ये अपन इन्वेड हो गए बैक्टीरिया, ठीक है। तो हाईली इन्वेजिव, अब एक बात मेरे को बताओ, खुद सोच के बताओ, कोई याद करने की बात नहीं है, रटने की बात नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म है जो हाईली इन्वेजिव है और एक है जो लेस इन्वेजिव है। तो हाईली इन्वेजिव है वो क्या करेगा, स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस या जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस, मतलब होल बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है वो, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है तो सब सेलों के अंदर घुस घुस के जनरलाइज्ड इन्फेक्शन करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। और कोई बैक्टीरिया लेस इन्वेजिव है तो वो क्या करेगा, लोकलाइज्ड उसी जगह पे इन्फेक्शन करेगा, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। जैसे कि मैं बात करूँ तो नॉर्मली स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, एब्सेस करता है, बॉइल्स करता है, तो वो एब्सेस उसी जगह पे, जैसे स्किन पे आया तो स्किन पे वहाँ एब्सेस कर ली उसने, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव होगा वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इन्वेजन की। अब इन्वेजन के बाद अपन आ गए हैं लास्ट फाइनल, अपना क्या हुआ, इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल। अपना पांचवा पॉइंट क्या था, इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल। अब ये सेल के अंदर आ तो गया है बट सर्वाइव करना चाहिए, नहीं तो अपनी बॉडी उसको नहीं छोड़ेगी, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो मैंने क्या बताया था, इम्यूनिटी में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल का मतलब कुछ नहीं है, जैसे ही बैक्टीरिया आता है उसको अपने एनगल्फ कर लेते हैं, कौन, बाय मैक्रोफेजिस और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इसको एनगल्फ कर लेते हैं और एंटीबॉडीज़ बनती है और इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, या मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उसने कुछ एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर्स बनाए, उसके पास इससे बचने के लिए क्या है, एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर्स है, ठीक है। और ये एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस ही नहीं होने देते, बैक्टीरिया को एनगल्फ ही नहीं कर, बैक्टीरिया एनगल्फ ही नहीं होंगे तो नहीं मरेंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि वो सर्वाइव कर सके और इन्फेक्शन हो सके, ठीक है। तो ऐसे एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर्स अपन डिस्कस करने वाले। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैप्सूल। अपन ने पढ़ा था कैप्सूल कंट्रीब्यूट टू विरुलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल में मैंने विरुलेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो ये वही कैप्सूल है। ये क्या करती है, प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया अटैच ही नहीं होते। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से, वापस से मेरे साथ बोलो, मेनिंगोकोकस या फिर निजेरिया मेनिंजाइटिडिस, एक ही बात है। न्यूमोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक ही बात है। एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, सारे नाम भूल जाओ बट इन तीनों को कभी नहीं भूलना। और इसके अलावा एक और याद रख सकते हो, तो क्लेप्सिला निमोनिया, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है, अपनी कैप्सूल होती है जो प्रिवेंट करती है फेगोसाइटोसिस, तो इंट्रासेलुलर सर्वाइवल हो सकता है। उसके अलावा खाली कैप्सूल ही नहीं है, सेल वॉल प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ ऐसे, सेल वॉल प्रोटीन्स, जैसे कि वही एम प्रोटीन। ये एम प्रोटीन बहुत ज़्यादा नटोरियस है, आपको लास्ट में माइक्रो तक पहुँचते पहुँचते समझ आएगा कि एम प्रोटीन बहुत खतरनाक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा सेल वॉल प्रोटीन्स, ये अपन एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। हर बैक्टीरिया का अलग अलग मैकेनिज्म है, अपन हर चीज़ पढ़ेंगे जब अपन पैथोजेनेसिस, जब सब इन्फेक्शन की पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जब अपन और बताएंगे। इसीलिए मैं अभी एक आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जनरल बैक्टीरिया में जो क्वेश्चन आता है वो टॉक्सिन्स के ऊपर आता है, वो अपन डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, सेल वॉल प्रोटीन्स के अलावा साइटोटॉक्सिन्स भी बैक्टीरिया कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो इंटरफेयर करते हैं विथ कीमोटेक्सिस, इंटरफेयर विथ कीमोटेक्सिस मतलब वहाँ पे न्यूट्रोफिल और वो आने ही नहीं देंगे, जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे क्या होता है, आपके WBCs पहुँचता है, ठीक है। तो वो उस पर इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो स्टेफ ऑरियस जो है, ये टॉक्सिन्स हीमोलाइसिन्स और ल्यूकोसिडीन्स, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये हीमोलाइसिन्स नाम से पता चल रहा है, ये लाइज कर देगा RBCs को और ये लाइज कर देगा WBCs को, ठीक है।
तो ये आपके इंट्रासेलुलर सर्वाइवल के कुछ मैकेनिज्म है कि एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर्स अगर वाइवा में पूछ ले तो आप बता सको कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्सूल होती है जो विरुलेंस के लिए कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा सेल वॉल प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया के, और साइटोटॉक्सिन्स भी कुछ बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब सेल में भी सर्वाइव कर गए बैक्टीरिया, ठीक है। अब सेल में भी सर्वाइव कर गए हैं तो अब क्या है, लास्ट एंड फाइनल अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, जो अपना 6th स्टेप है पैथोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। कि बैक्टीरिया क्या करेंगे, अब टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। अब ये टॉक्सिन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंडोटॉक्सिन्स और एक होता है आपका एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे और इससे फिर सारे फीचर्स आएंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इनका डिफरेंस में क्वेश्चन आता है एक, तो अपन डिफरेंस लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है। क्या होता है एंडोटॉक्सिन्स, ओके। आप भूल तो नहीं गए, भटक तो नहीं गए, इसीलिए वापस से एक चार्ट बता देते हैं आपको। क्या था, कोई भी बैक्टीरिया एनवायरनमेंट के अंदर था, उसने मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कोई भी मोड से इन्फेक्टिव डोज लेके अपने अंदर एंटर करा, सेल के पर अडेयर करा, सेल के अंदर इन्वेड करा, अपने बचाव के तरीके करें और फिर लास्ट में टॉक्सिन्स रिलीज़ करें जिससे डिजीज़ और इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ तक है आप मेरे साथ, ओके। तो अब अपन देखते हैं दो टाइप के होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन्स आपको याद हो तो कुछ भी नहीं है, दे आर लिपिड ए पोर्शन ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड। कहाँ पढ़ा है, कहाँ कहाँ पढ़ा था अपन ने, लिपिड ए पोर्शन ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड किस में होते हैं। अब मैं पूछूंगा ये आपसे, ग्राम पॉजिटिव में होते हैं या ग्राम नेगेटिव में होते हैं। तो ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, सेल वॉल के अंदर पढ़ा था। किसकी सेल वॉल के अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये दे आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन्स ग्राम पॉजिटिव में होते ही नहीं, ग्राम पॉजिटिव में होते ही नहीं। एंडोटॉक्सिन्स किस में होते हैं, दे आर प्रेजेंट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है और ये रिलीज कैसे होता है, रिलीज्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। कैसे रिलीज़ होंगे ये आपके हिसाब से, कैसे होंगे रिलीज, ठीक है। तो कोई भी जैसे ये बैक्टीरिया है, सबसे पहले तो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। क्या पता मार्कर को भी रोज़ क्या है अलग अलग सब मिक्स हो गए मार्कर, कोई बात नहीं। तो ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। इसकी सेल वॉल के ऊपर कौन सा पोर्शन, लिपिड ए पोर्शन ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड। जब भी मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से होते हैं। अब ये रिलीज कैसे होते हैं, बाय लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। अभी मैं एक्सोटॉक्सिन्स पढ़ाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ होते हैं बैक्टीरिया से, बट ये कैसे होंगे, ये बैक्टीरिया की लाइसिस होगी, सेल वॉल ब्रेक होगी और ये फिर एंडोटॉक्सिन्स ये बहुत सारे रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि एंडोटॉक्सिन्स आर द लिपिड ए पोर्शन ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड, दे आर प्रेजेंट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, not present in gram positive bacteria, and they are released from bacteria by bacterial cell lysis, ठीक है। तो अब ये लाइसिस हो गई और ये रिलीज हो गए और फिर ये रिस्पॉन्सिबल होंगे वेरियस बायोलॉजिक इफेक्ट्स, ठीक है, जो अपने होस्ट के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंडोटॉक्सिन्स। अब एंडोटॉक्सिन्स का मतलब क्या है, एंडोटॉक्सिन्स ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा वेराइड रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। वेराइड रिस्पॉन्सेज होते हैं। सबसे पहले ये क्या कर सकता है, मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन कर सकता है, ठीक है। मैक्रोफेज का एक्टिवेशन कर सकता है। क्या करते हैं कि ये एंडोटॉक्सिन्स जो है ये बाइंड करते हैं टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं मैक्रोफेजेस के ऊपर, ठीक है। और उससे फिर ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो आपने पैथो में पढ़ा होगा ना इन्फ्लामेशन वाला, वो सारा सिस्टम यहाँ चलेगा एंडोटॉक्सिन्स के अंदर। तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स या एक्यूट फेज प्रोटीन्स रिलीज होंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फीवर होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, और इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन हो जाएगा। उसके अलावा ये और क्या कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी कर सकता है। तो सारे आपके ये पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक्स आप लिख देना यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होगा, उससे फैक्टर्स रिलीज होंगे, अपन इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो C3A C5A रिलीज होंगे, जो कि क्या करेंगे, कीमोटैक्सिस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो उससे भी हाई फीवर आएगा, हाइपोटेंशन, शॉक के फीचर्स आएंगे सारे, इन्फ्लेमेशन वाला कंसेप्ट चलेगा। एंडोथीलियल एक्टिवेशन होगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होती है ना, उसकी जो वॉल होती है, ये आपको सबको पता है पैथोलॉजी में, तो इसका एक्टिवेशन होगा तो वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो होल बॉडी इडीमेटस इडीमा होगा। उसके अलावा कोगुलेशन पाथवे का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेशन, प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होगा। तो इससे क्या बनेगा, थ्रोम्बस बनेगा, क्लॉट बनेगा, ठीक है।
पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड हो गया तो क्या हो जाएगा, DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। उसके अलावा मास्ट सेल का भी एक्टिवेशन होगा। मास्ट सेल से क्या निकलेगा, मास्ट सेल बर्स्ट होंगे तो हिस्टामिन निकलेगा। हिस्टामिन भी क्या है, वाजोडाइलेटर है, परमेबिलिटी बढ़ाएगा, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो है ये बहुत वेराइड फॉर्म में है। इसीलिए आप पढ़ते हो ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया में, सेप्टिक शॉक आप जो पढ़ते हो पैथोलॉजी में, बड़ा क्वेश्चन भी आता है सेप्टिसीमिया का। ठीक है, सेप्टिक शॉक का। तो इसमें क्या होता है, एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। और उससे क्या होता है कि ओवरऑल फिर लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, सारे शॉक के फीचर्स आ जाएंगे। पेटेचिए होंगे, क्यों होंगे, ब्लड वेसल्स ब्रेक कर रही है। ठीक है, कैपिलरी डैमेज हो रहा है। उसके अलावा डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, और फाइनली ये ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ हो जाएगी। ठीक है सॉरी। तो ये हो गया आपके एंडोटॉक्सिन्स। अब अपन देखते हैं एक्सोटॉक्सिन्स क्या होता है। तो एंडोटॉक्सिन्स की अपन ने बात करी, अभी अपन डिफरेंस पढ़ेंगे जब लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन्स जो है सॉरी, मैंने बताया ना वो गला ख़राब हो रहा है जो, वही वाली बात है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक्सोटॉक्सिन्स क्या है, हीट लेबाइल प्रोटीन्स है। ठीक है, ये सीक्रेटेड बाय बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी दोनों इसको सीक्रेट करते हैं। हीट लेबाइल है, मतलब हीट से ये डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट देते हैं तो डैमेज हो जाते हैं वैसे ही। तो पता है आपको, ये एक्सोटॉक्सिन्स जो है ना, इसी से अपन जो टॉक्सोइड बनाते हैं, और ये टॉक्सोइड एज ए वैक्सीन अपन यूज़ लेते हैं। जैसे कि टिटनेस है तो TT आप देते हो ना, टिटनेस टॉक्सोइड, तो इसको क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हीट कर लो या फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से तो टॉक्सोइड बन जाता है। और ये टॉक्सोइड जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। ये टॉक्सोइड जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि टॉक्सोइड बना दिया, हीट बहुत ज़्यादा कर दिया तो इट लैक टॉक्सिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिसिटी। रिटेन एंटीजेनिसिटी मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि ये हीट लेबाइल टॉक्सिन्स है, हीट लेबाइल प्रोटीन्स है। ठीक है, पहली बात तो ये प्रोटीन्स है वो अंडरलाइन करो, क्योंकि वो क्या थे, लाइपोपॉलीसैकेराइड मतलब लिपिड थे एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, तो ये हीट लेबाइल प्रोटीन्स है जो कि दोनों बैक्टीरिया सीक्रेट कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव में। और ये रिलीज़ कैसे होता है, डिफ्यूजली रेडिली इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर से ये डायरेक्ट रिलीज होंगे, लाइसिस नहीं होगी, ये बैक्टीरिया टूटेगा नहीं, मरेगा नहीं, लाइसिस नहीं होगी। वो क्या हो रहा था, एंडोटॉक्सिन्स कैसे रिलीज हो रहे थे, बाय लाइसिस। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके अलावा ये हाईली पोटेंट होते हैं। ठीक है, हाईली पोटेंट होते हैं, मतलब लो डोज पे भी ये इनके इफेक्ट दिखा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अगर फैक्ट की बात करें, कोई पूछेगा नहीं बट एक बात बता रहा हूँ, बोट्यूलिनम टॉक्सिन है वो इतना ज़्यादा मोस्ट पोटेंट है कि अगर मैं बात करूँ तो 38.2 ग्राम के आसपास शायद, वो 38.2 ग्राम भी अगर टॉक्सिन रिलीज़ हो गया तो इट इज़ टू इरेडिकेट, ये इट कैन इरेडिकेट एंटायर ह्यूमन मैनकाइंड। ठीक है, कि अगर 39 पॉइंट या 38.2 ग्राम भी अगर बोट्यूलिनम टॉक्सिन रिलीज़ हो गया तो इट इज़ सफिशेंट टू इरेडिकेट एंटायर ह्यूमन मैनकाइंड। ठीक है, तो इतने ज़्यादा पोटेंट है। वो तो क्या बताया था मैंने कि ये जो सारे थे, ये ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया में लार्ज अमाउंट ऑफ एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं तो इतने ज़्यादा फीचर आते हैं। ये छोटे से छोटे जरा से भी रिलीज़ होंगे तो भी बहुत ज़्यादा पोटेंट है इसका मतलब। ठीक है, उसके अलावा इनको वैक्सीन के अंदर यूज़ ले सकते हैं। वैक्सीन वाला मैकेनिज्म अपन ने ये बता दिया मैंने कि टॉक्सिन्स जो है ये टॉक्सोइड में कन्वर्ट करते हैं अपन, या तो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं क्योंकि हीट लेबाइल है तो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो टॉक्सिसिटी इसकी हट जाएगी। इसमें टॉक्सिसिटी तो नहीं है बट एंटीजेनिसिटी रहेगी, तो वैक्सीन एज ए टॉक्सोइड, तो डिप्थेरिया टॉक्सोइड, टिटनेस टॉक्सोइड, ये सब अपन बनाते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन से ही बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और बात याद रखना कि इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक एक्शन से क्या समझते हो आप, मतलब दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, जैसे टिटनस टॉक्सिन है वो किसके लिए है, CNS के लिए, तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टिश्यू। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड डैमेज, जैसे उसमें तो कॉम्प्लीमेंट भी एक्टिवेशन हो रहा है, मास्ट सेल एक्टिवेशन हो रहा है, कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेशन हो रहा है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन हो रहा है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन हो रहा है, वाइड स्प्रेड शॉक के फीचर्स आ रहे हैं, वैसा नहीं। ये जिस सिस्टम पे है, जैसे अब अपन बहुत सारे होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, जैसे हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन्स होते हैं ई कोलाई के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई के अंदर। ठीक है, उसके अलावा शीगा टॉक्सिन होता है शिगेला का,
तो ये सारे एक्सोटॉक्सिन के एग्जांपल है जो अपन सिस्टमिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। एसपी होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन स्ट्रेप्टोकोकस का। तो ये क्या करते हैं, जिस पार्ट में इन्फेक्ट करते हैं उसी के स्पेसिफिक, उस टिश्यू के स्पेसिफिक फीचर आता है, ठीक है। तो इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है। तो ये हो गया आपके एक्सोटॉक्सिन्स। ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं थी एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स के अंदर। अपन एक बार डिफरेंस कर लेते हैं फटाफट से, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस अब अपन ने पूरा पढ़ तो लिया ये, तो अब आप बताते जाना, मैं लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो ये है एंडोटॉक्सिन्स और ये है एक्सोटॉक्सिन्स। देखो लिखूंगा तो मैं यूँ, बट आप इंटरेक्टिव वे में अगर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रिटेन रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूँ। बाकी तो क्या है, ये लाइव सेशन तो है नहीं कि आप बताओगे, तो ये सब कहने की बात है। तो आप मेरे को बता दो, इसका नेचर बता दो सबसे पहले तो। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का नेचर बता दो। तो नेचर का मतलब क्या है कि ये लाइपोपॉलीसेकेराइड से बना है और ये किससे बना है, प्रोटीन से बना है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। सोर्स की बात करें तो ये पार्ट ऑफ सेल वॉल कौन सी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। और ये दोनों ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये रिलीज़ कैसे होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं सीधे इनटू सराउंडिंग मीडियम के अंदर। और ये रिलीज़ कैसे होता है, बाय सेल लाइसिस। मैंने बताया था ये रिलीज़ कैसे होता है, सेल लाइसिस में, नॉट बाय सिक्रीशन। और ये एक्टिवली इसको सेल के से सिक्रीट होता है और डिफ्यूज़ कर जाते हैं सीधे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हीट स्टेबिलिटी के बारे में बता दो। तो ये हीट स्टेबल होता है, ठीक है। और ये वाले मैंने बताया हीट लेबाइल होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एट मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और वही अपन यूज़ ले रहे हैं टॉक्सोइड बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, सारे एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, ये सारे रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मोस्टली एंजाइम लाइक एक्शन है इसका, ठीक है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिश्यू पे स्पेसिफिक एक्शन है, एंजाइम लाइक एक्शन। और सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो इनका नेचर से ही समझ सकते हो आपके एंजाइम लाइक एक्शन है, ठीक है। उसके अलावा इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट इसका नॉन स्पेसिफिक होता है। जैसे फीवर और शॉक के सिम्टम्स आते हैं, इसमें मैंने बताया स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है। हर टिश्यू के अलग, जैसे टेटनस टॉक्सोइड का CNS पे इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा फेटल डोज की बात करें, FD से लिख रहा हूँ मैं, तो फेटल डोज इसमें क्या होता है, ओनली लार्ज डोजेज आर फेटल, जिससे सेप्टिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें तो हाईली पोटेंट होता है ये, तो स्मॉल डोजेस, क्यों, क्योंकि दे आर हाईली पोटेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये न्यूट्रलाइज हो सकते हैं क्या एंटीबॉडीज से, ठीक है। तो ये तो इनफेक्टिव है, ठीक है। और ये तो हो ही सकते हैं, जब भी तो अपन वैक्सीन बना रहे हैं, क्योंकि अपनी बॉडी फिर एंटीबॉडीज़ बना लेगी और उससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो एक और पॉइंट, अगर पॉइंट बढ़ाने हो तो बात अलग है, बाकी तो वही अपन ने पढ़ा। यूज्ड फॉर वैक्सीन तो नहीं, ये यूज्ड फॉर वैक्सीन, जैसे कि टेटनस टॉक्साइड हो गया, डिप्थेरिया टॉक्साइड हो गया, DPT आप देते हो उसके अंदर ये डिप्थेरिया टॉक्साइड होता है, टेटनस टॉक्साइड होता है, ये वाला अलग होता है। ये होता है पर्ट्यूसिस ए सेलुलर बेसिलाई, ठीक है। ये किल्ड फॉर्म होता है, वो अपन इम्यूनिटी में बहुत अच्छे से वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे जब बताऊंगा, ठीक है। तो ये एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स के बीच में डिफरेंसेस है जो अपन ने, ये डिफरेंसेस कब आसान हो जाते हैं, जब अपन ने इसका ही मैकेनिज्म समझ लिया होता है, ठीक है। उसके अलावा अब लास्ट में फाइनल अपनी जनरल बैक्टीरियोलॉजी खत्म हो गई है। एक ही वीडियो में अपन ने सारी पैथोजेनेसिस बता दी है। वही मैंने सोचा अलग अलग बताएंगे तो भी वही होगा, जिससे अपन एक में ही कर लेते हैं। तो वही था, बैक्टीरिया आया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टिव डोज अगर सही है तो इन्फेक्शन इनिशिएट हो गया, इनिशिएट होने के बाद ये बैक्टीरिया एडेयर करा, एडेयर करने के बाद अंदर सेल के अंदर इन्वेड करा, इन्वेड करने के बाद इसने इंट्रासेलुलर सर्वाइवल के लिए कुछ मैकेनिज्म्स करे और फिर टॉक्सिन्स रिलीज हुए और उसके इफेक्ट आ गए, ठीक है। और टॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इस वीडियो का, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टार्ट करेंगे अपन जनरल वायरोलॉजी, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।